सिंड्रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी आगे जो है वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, जिसमें मोस्टली ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होते हैं और ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होने के साथ उनमें कुछ फीचर्स होती हैं। लाइक नंबर 1, ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होने के साथ हेमाचोरिया होगा। हेमाचोरिया के साथ साथ यूरिन में रेड ब्लड सेल की कास्ट आएंगे, आरबीसी कास्ट अपीयर होंगे। नंबर 3, एजोटीमिया होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और 4th वन, हाइपरटेंशन होगी, साल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। और उसके बाद प्रोटीन भी लॉस होगा विच विल लीड्स टू प्रोटीन्यूरिया। और द 6th वन इज़ हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड मासेस। हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड जो ग्लोमेरुलाई हैं ये क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई ये अपीयर होंगे बायोप्सी पे। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि हेमाचोरिया, आरबीसी कास्ट और एजिटीमिया ये मेन फीचर्स हैं। हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया वो बाकी में भी होता था और हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ऑफ ग्लोमेरुलाई अपीयर होंगे। अभी देखिए आरबीसी जो कास्ट है, रेड ब्लड सेल्स की कास्ट, ये कास्ट हमारे पास अपीयर होते हैं यूरिन में, तो डिफरेंट कास्ट अपीयर होते हैं। अभी लेकिन ये कास्ट अपीयर क्यों होते हैं, तो कास्ट हमें पता है कि दिस कास्ट विल लीड्स टू व्हाट, हेमाचोरिया, मैच्योरिटी की कंडीशन ला सकता है। मोस्टली ये कास्ट ओरिजिन होते हैं कि इसके ग्लोमेरुलर या रीनल ट्यूब्यूलर के ओरिजिन में आते हैं। ग्लोमेरुलर को डैमेज हो जाए या कोई भी रीनल ट्यूब्यूल है, उस रीनल ट्यूब्यूल्स में डैमेज आ जाए तो उसमें क्या होता है, उससे कास्ट आते हैं। याद रहे कि कुछ डिजीज़ हैं जिसमें हेमाचोरिया होता है लेकिन उसमें कास्ट नहीं होते हैं। कुछ डिजीज़ है जिससे पायोरिया होता है और उसमें कास्ट नहीं होते। कौन सी डिजीज़ है जिसमें हेमाचोरिया होता है लेकिन उसमें कास्ट अपीयर, हेमाचोरिया होता है लेकिन कास्ट अपीयर नहीं होते? वो सबसे पहली डिजीज़ है, अगर किसी पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है तो ब्लैडर कैंसर में मैच्योरिटी की कंडीशन आती है लेकिन उसमें कास्ट अपीयर नहीं होते। अगर किसी पर्सन्स को किडनी स्टोन है तो उसमें क्या होता है, मैच्योरिया होता है लेकिन कास्ट अपीयर नहीं होते हैं। अभी कौन कौन सी कास्ट हैं, आरबीसी कास्ट होता है, डब्ल्यूबीसी कास्ट आते हैं, फैटी कास्ट, ब्राउन ग्रेनुलर और वैक्सी कास्ट और उसके साथ साथ हेलिन कास्ट आते हैं। तो आरबीसी कास्ट आपने याद रखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल से, जीएच से। नंबर 1, जितने भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस हैं और जितने भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन है उनमें क्या होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन में सारे में क्या होता है, आरबीसी कास्ट आते हैं। डब्ल्यूबीसी की कास्ट की बात की जाए तो वो टा से याद रखना है, टा से याद रखना है। तो मोस्टली डब्ल्यूबीसी कास्ट किस में आते हैं, नंबर 1, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हो जाए, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हो जाए। नंबर 2, टी से नेक्स्ट वन इस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाए, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की कंडीशन आ जाए। एंड नंबर 3 ए इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन आ जाए। तो ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन अपीयर हो जाए तो उसमें कौन से कास्ट आएंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी के कास्ट आएंगे। फैटी कास्ट की अगर बात की जाए तो फैटी कास्ट ये ओवल इन शेप होते हैं। ओवल जो है मोस्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम से है, नेफ्रोटिक नॉट नेफ्राइटिक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्या आता है, फैटी कास्ट अपीयर होते हैं। तो इसके बाद द 4th वन इज ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट। ये आपने ए बी सी यानी ए बी से याद रखना है। ए से क्या आता है, ए से आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और बी से ब्राउन ग्रेनुलर मडी कास्ट किस में आते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट जो है वैक्सी कास्ट की अगर बात की जाए, वैक्सी कास्ट हमारे पास जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक रीनल फेल्योर हो जाए,
या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की कंडीशन आ जाए तो उसमें कौन सा कास्ट आएगा, उसमें वैक्सी कास्ट अपीयर होंगे। हालिन कास्ट की बात की जाए तो हालिन इज़ नॉन स्पेसिफिक, कि कोई स्पेसिफिक किसी डिजीज़ के लिए नहीं है, ये अपीयर हो सकता है मोस्टली सीन किया जाता है जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सैंपल देखा जाता है तो उसमें ये कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सैंपल की कंडीशन में ये अपीयर हो जाती हैं। तो हाइलिन कास्ट नॉन स्पेसिफिक है। कास्ट किसे कहते हैं? कास्ट हमें पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह डिफरेंट सेल्स अपीयर हों, लेकिन ये ग्लोमेरुला और रीनल ट्यूब्यूल के डैमेज की वजह से होता है। आरबीसी में आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल याद रख रहे हैं कि आरबीसी में हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की वजह से होता है। और डब्ल्यूबीसी में टास याद कर ट्यूब्यूलर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और साथ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। और फैटी कास्ट की अगर बात की जाए तो नेफ्रोटिक ओवल शेप होता है, तो इसमें नेफ्रोटिक की कंडीशंस में अपीयर होता है। और इसके साथ ब्राउन कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट जो होते हैं ये हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में आते हैं। वैक्सी कास्ट की अगर बात की जाए तो क्रोनिक रीनल कंडीशन एंड स्टेज रीनल डिजीज में आता है। हाइलिन कास्ट हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है और मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सैंपल में हमें नजर आता है। आपको पता होना चाहिए कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बाद आगे कुछ कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया होता है। सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया की कंडीशन आती है, या जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन आती है। नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया एसिम्प्टोमेटिक हेमाचूरिया की कंडीशन किस में आती है? ये याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgA नेफ्रोपैथी की कंडीशन में ये अपीयर होती है। नंबर 2 दूसरा है रैपिड प्रोग्रेसिव। आगे नेफ्राइटिक हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट व्यू है। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में याद रखना है कि इसमें रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन होता है, रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। नंबर 3 इसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी है, किडनी में एक्यूट इंजरी होती है और उसके बाद अगर फॉर द लॉन्ग टाइम हो जाए तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, क्रोनिक किडनी इंजरी में, क्रोनिक किडनी इंजरी में। उसके बाद अगर क्रोनिक किडनी ट्रीटमेंट ना की जाए तो उसके बाद एंड स्टेज रीनल डिजीज की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। इसके साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर 6 है अगली कंडीशन है स्टोन फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलिथियासिस की कंडीशन आती है, जिसमें स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। कहाँ पर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है? इनसाइड द कोलेक्टिंग सिस्टम, और जिससे रीनल कोलिक या रीनल पेन या रीनल कोलिक की कंडीशन अपीयर आती है, जिसे हम रीनल कोनिक भी जने कहते हैं। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम किससे कहते हैं? नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मोस्टली क्या इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मोस्टली हेमाचूरिया होता है, आरबीसी कास्ट होता है, एजिटेमी की कंडीशन आती हैं और वगैरह वगैरह डिफरेंट ये कंडीशन अपीयर होती है। तो उसके बाद जो फर्स्ट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है वो हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट नेफ्राइटिक सिंड्रोम उसका नाम है एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट इन्फेक्शियस किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन से इन्फेक्शन? मोस्टली जो इन्फेक्शन जो काज करते हैं ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसमें आता है नीमोकोकाई, नीमोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। नंबर 2 स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, मम्प्स की वजह से होता है, मीजल्स की वजह से होता है, मम्प्स मीजल्स की वजह से होता है, चिकन पॉक्स की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से ही जाहिर है, जिसमें क्या होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, इस बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन जो है, नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन जो है उनमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो पैथोजेनेसिस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के एक्सोटॉक्सिन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सोटॉक्सिन बी, और स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सोटॉक्सिन के साथ साथ ग्लाइसरल्डिहाइड
ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज की जो स्ट्रेन है एक्सोटोसिन और ग्लाइसिरल फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज स्ट्रेन, इट विल एक्ट एज एंटीजन। ये एंटीजन के तौर पर काम करते हैं। और दीज एंटीजन इज सिमिलर टू ग्लोमेरुलर प्रोटीन। जो ग्लोमेरुलाई के प्रोटीन है उस ग्लोमेरुलाई के प्रोटीन की तरह है, और ग्लोमेरुलाई के प्रोटीन के साथ साथ जो प्लाज्मीन है उनकी तरह है। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या इम्यून का चांस, इम्यून कॉम्प्लेक्स का चांस ज़्यादा हो जाता है। बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नेफ्रोटोजेनिक स्ट्रेन है जिसमें एक्सोटॉक्सिन बी और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज के एंटीजन एक्ट एज एंटीजन के जो स्ट्रेन है वो ग्लोमेरुलाई के प्रोटीन और प्लाज्मीन की तरह होते हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जल्दी बनते हैं और ऑटो एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन काज होता है। तो अभी ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये आता कहाँ से? मोस्टली हमें पता है कि ये एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकाई जो कंडीशन है ये चाइल्ड्स में होती है इन द एज ऑफ बिटवीन 2 to 4 वीक्स की चिल्ड्रन जितने भी हैं उनमें होता है। तो मोस्टली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ पर होगा? फेरिंग्स में इन्फेक्शन करेगा। और ये फेरिंग्स से इन्फेक्शन या स्किन में इन्फेक्शन से होते हुए कहाँ पर चला जाता है? रीनल चला जाता है और वहाँ पर जाकर रीनल को इफ़ेक्ट करता है और रीनल इंसफिशेंसी काज करता है। तो ये कहाँ से? फेरिंग्स बच्चों में और स्किन में, जबकि बड़ों में एडल्ट्स में ये डायरेक्ट रीनल की कंडीशन में इफ़ेक्ट कर सकता है। इसकी फ़ीचर्स की अगर बात की जाए तो आपको क्या पता चलेगा? इसके फीचर्स की अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट वन फीचर्स में सबसे पहले यूरिन जो है वो क्या होगा? ब्लैक होगा, लाइक कोला कलर्ड यूरिन होगा, कोला कलर्ड यूरिन। नंबर टू इसके साथ साथ एडिमा होगा जिसका नाम है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। आंखों के साथ एडिमा अपीयर हो जाएगा और एडिमा के बाद हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी, हाइपरटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और सीरम की अगर बात की जाए, सीरम में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी जो है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी ये क्या हो जाएंगी? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएंगी एंड इट विल अपीयर्स मोर। तो ये ज़्यादा होने की वजह से और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी ज़्यादा होने की वजह से और एंटीजन के ख़िलाफ़ क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने की वजह से और जो एंटीबॉडी सिस्टम का पाथवे है उससे एक्टिवेट करने की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट का लेवल है जो C3 यूज़ हो रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। C3 लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल पाथवे या एंटीबॉडी का सिस्टम का जो पाथवे है उसके ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, उसे ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ये क्या हो जाएगा? C3 कम हो। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या नज़र आएंगे? लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लोमेरुलाई क्या होंगे? एनलार्ज्ड होंगे और एनलार्ज के साथ साथ हाइपर सेलुलर होंगे। ग्लोमेरुलाई अपॉन लाइट माइक्रोस्कोप विल बी enlarged और हाइपर सेलुलर अपीयर होंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेन के अगर देखा जाए तो वहाँ पर अपीयरेंस आएगी स्टेरिस्काई ग्रेनुलर अपीयरेंस, लाइक लम्फी अपीयरेंस आएगी, लम्फी अपीयरेंस आएगी। लम्फी अपीयरेंस क्यों आती है? लम्फी अपीयरेंस इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी डिजीज़ है ना, IgG, IgM और C3, ये क्या कर देते हैं? ये ग्रेनुलर डिपोजिशन कर देते हैं। ग्रेनुलर डिपोजिशन जब कर देते हैं ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन में तो उससे क्या आती है? स्टेरिस्काई और लम्फी अपीयरेंस आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या आते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स के क्या नज़र आते हैं? हम्प्स नज़र आते हैं। तो
एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे कहते हैं? मोस्टली हमारे पास क्या होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर डिपोजिशन होती है मेन कम्प्लेक्स की, मोस्टली चाइल्ड में होता है 4 to 4 वीक्स। और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ग्लाइसिड फास्फेट डिहाइड्रोजनेज भी प्रोड्यूस करता है और जो एंटीजन के तौर पर काम करते हैं और वहाँ पर एंटीबॉडी IgG, IgM, C3 वगैरह रिएक्ट करते हैं और उनकी ग्रेनुलर डिपोजिशन हो जाती है। उस ग्रेनुलर डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर ये कम्प्लेक्स बना देते हैं। इसका फीचर्स की अगर बात करें तो यूरिन कोला कलर्ड होगा, पेरिऑर्बिटल एडिमा, हाइपरटेंशन और सीरम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी का सीरम ज़्यादा हो जाएगा। और C3 क्लासिकल पाथवे जो कम है लाइट माइक्रोस्कोप ग्लोमेरुलाई इनलार्ज हो जाएंगे और स्टेरिस्काई अपीयरेंस होगी। और इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर अगर बात करें तो इम्यून कॉम्प्लेक्स के हम्प्स नजर आएंगे।